कक्षा 10 और चैप्टर नंबर 6 है। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो असहयोग आंदोलन है। हालांकि हम लोगों का मूल टॉपिक है असहयोग आंदोलन के साथ कृषक आंदोलन का संबंध, लेकिन हमें यह पढ़ने से पहले असहयोग आंदोलन के विषय में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग असहयोग आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक यह आंदोलन हुआ था। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभाला तथा इसी वर्ष उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध में एक आंदोलन किया जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महान नेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभाला और उन्होंने यह आंदोलन आरंभ किया था। असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे देखिएगा। एक नंबर में स्वराज्य प्राप्ति में असफलता। तो हमें ये तो स्वराज प्राप्ति में असफलता भारतीयों ने 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अंग्रेज़ों का साथ भारतीयों ने इसलिए दिया था कि उन्हें यह आशा थी या उन्हें लगा था कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब जो हालात सब ठीक होंगे तो उस समय अंग्रेज़ी सरकार भारतीयों को स्वराज्य प्रदान करेगी। लेकिन अंग्रेज़ी सरकार ने स्वराज्य तो दूर, स्वराज की बात तो दूर, महज कुछ एक संवैधानिक सुधार करने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार उन्होंने वे लोग लेकर आए और इस प्रकार से स्वराज्य भारतीयों के हाथों में नहीं लगी। तो स्वराज्य प्राप्ति की असफलता पहला कारण। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। चारों तरफ खाद्य समस्या, मुद्रास्फीति, उसके बाद मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, ये जो है चारों तरफ एक संकट बनकर उत्पन्न हो चुका था। संकट उत्पन्न हो चुका था। आवश्यक वस्तुओं की कीमत जो है आकाश को छूती जा रही थी। यहाँ तक कि जो खाद्य सामग्री जो आवश्यक है, जो चावल, बाजरा, गेहूँ, ये सब, इन सबों का जो मूल्य है, इन सब का दाम बढ़ गया था। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय जो मूल्य वृद्धि 193% 1913 में हो गया था, 196% 1917 में हुआ था और 281% 1920 में हो गया था। तो इस प्रकार से देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट भारत में उत्पन्न हो गई थी। इसके कारण से भी असहयोग आंदोलन एक आरंभ हुआ था, क्योंकि संपूर्ण जनता में असंतोष की भावना बढ़ गई थी। तीसरा नंबर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि। तो उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घट रही थी, उन घटनाओं ने भी असहयोग आंदोलन को आरंभ करने में मदद किया था। जैसे हम लोग इसको देख सकते हैं कि रूस में 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो वर्षों से चली आ रही रूस में जारों के शासन, निरंकुश शासन का अंत हो चुका था। ठीक इसी प्रकार से सीन फिन आंदोलन आयरलैंड में हो रहे थे और इसी प्रकार से देखेंगे मिस्र में भी आंदोलन हो रहा था अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध में। ठीक इसी प्रकार से जापान के विरुद्ध में चाइना के लोग थे, वे लोग भी आंदोलन कर रहे थे। तो चारों तरफ आंदोलन हो रहा था। तो इसका प्रभाव भारतीय इसमें ऊपर भी पड़ा, भारत में भी पड़ा। तो देखेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समकालीन जो घटनाएं घट रही थी, इन घटनाओं ने भी असहयोग आंदोलन को होने में या असहयोग आंदोलन को आरंभ करने में इन घटनाओं ने भी मदद या सहयोग दिया था। उसके बाद देखेंगे रॉलक एक्ट। तो रॉलक एक्ट क्या था?
सर सिडनी रॉलेट के नाम पर। ये रॉलेट एक अंग्रेजी सरकार ने बनाया था, इसको पारित किया गया 18 मार्च 1919 ईस्वी में। तो यह एक किस प्रकार का एक्ट था, तो यह बिना मुकदमे वाला एक्ट था। अंग्रेजी सरकार जब चाहे, जिसे भी चाहे, किसी भी समय और अनिश्चित अवधि के लिए भारतीयों को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। तो इस प्रकार का काला कानून अंग्रेजी सरकार लेकर अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों के सामने रख दिया। तो जहां भारतीय लोग स्वराज्य की आकांक्षा लिए हुए बैठ रहे थे और उनके हाथों में आ गया रॉलेट एक्ट। तो इस प्रकार से भारतीयों को अत्यधिक निराशा हुई और अंत में जब गांधी जी ने देखा कि यह भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। ठीक इस प्रकार से जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये क्या था, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में चारों तरफ उस समय जुलूस निकाले जा रहे थे, सभाएं हो रही थी। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। जालियांवाला बाग नामक मैदान अमृतसर के मध्य में, पंजाब के अमृतसर में स्थित है और यह तीनों ओर से अन्य मकानों से घिरा हुआ था। तो इसमें क्या होगा, जब 13 अप्रैल को जब लोग सभा में जा रहे थे तब उन्हें नहीं रोका गया था। सभा में लगभग 20,000 से भी अधिक जनता एकत्र थी। जनरल डायर ने क्या कर दिया, इस मैदान को घेर लिया और लोगों को किसी प्रकार की चेतावनी दिए बिना सिपाहियों को राइफल और मशीन गनों से निहत्थे लोगों पर फायर करने का उसने क्या कर दिया, आदेश दे दिया। तो गोली उस समय तक चलती रही जब तक कारतूस एकदम समाप्त न हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 1650 राउंड फायर किए गए और लाशों का ढेर लग गया। अंग्रेजी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मृतकों की संख्या 379 था और लगभग 400 के करीब था, और लेकिन वास्तव में मृतकों की संख्या इससे भी अधिक थी। तो इस घटना ने क्या कर दिया, इस घटना ने पूरी तरह से भारतीयों को एक क्रोधित भी बना दिया और अंग्रेज़ों से जो एक प्रकार से आस लगाए हुए जो भारतीय सब बैठे थे, अब उनको अंग्रेजी सरकार का वास्तविक रूप उनके सामने में आ गया। विपिन चंद्र पाल ने इस घटना के बारे में लिखा है, आधुनिक इतिहास में यह सबसे अधिक कुत्सित अपराध था। तो इस प्रकार से इस घटना का विरोध चारों तरफ हो गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरुद्ध में अपनी नाइट की उपाधि भी लौटा दी थी। तो इस प्रकार से देखते हैं इस घटना ने भी भारतीयों को संगठित करने का काम किया और जब असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ तो यह आंदोलन तेजी से आगे बढ़ा। और खिलाफत प्रश्न देखेंगे। खिलाफत प्रश्न क्या है, तो खलीफा के प्रश्नों को लेकर एक भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में आंदोलन करना आरंभ कर दिया था। ये क्या था, तो तुर्की के जो सुल्तान थे, तुर्की के सुल्तान समस्त भारतीय मुसलमानों के लिए खलीफा के रूप में माने जाते थे। तो खलीफा कौन थे, तो खलीफा जो है धार्मिक गुरु जिन्हें माना जाता था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो टर्की ने जर्मनी का साथ दिया था और इंग्लैंड उसका विरोधी था, तो भारतीय मुस्लिम जो सैनिकों ने अंग्रेजी सरकार का साथ इसलिए दिया था, उनको यह आश्वासन दिया गया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो टर्की के सुल्तान के साथ में एक उसके साथ में एक अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उनके पद को सुरक्षित रखा जाएगा, उनके साम्राज्य को किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यह सोचकर भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजी सरकार का प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया था। लेकिन जब सेवरे की संधि हुई, सेवरे की संधि के बाद खलीफा के पद को हटाने का षड्यंत्र रचा गया। खलीफा के साम्राज्य को तोड़ने का
षड्यंत्र बुना गया और यहाँ तक कि अपमान किया गया टर्की के सुल्तान का। तो इस प्रकार से भारतीय मुसलमान अंग्रेज़ों के इस रवैये से काफ़ी क्षुब्ध हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था। तो गांधी जी ने देखा यह एक अत्यंत अनुकूल परिस्थिति है भारतीयों को एक साथ एक छतरी में लाने का, तो हिंदू मुसलमान को संगठित करने का यह एक अच्छा समय था, अनुकूल समय था। तो इस प्रकार से उन्होंने महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को एक साथ में मिलाने का काम किया और इस प्रकार से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पंजाब में हुए अन्याय की भरपाई। जो पंजाब में जो अमृतसर ज़िले में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो अन्याय हुआ था, उस अन्याय का न्याय चाहते थे भारतीय। क्योंकि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सरकार ने हंटर कमीशन गठन किया था अक्टूबर 1919 में, उसके इस जांच के लिए कि क्या वास्तव में क्या घटना हुई थी। विलियम हंटर के अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया गया था। मार्च 1920 ईस्वी में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी और इसमें इतने बड़े हत्याकांड को मात्र डायर की निर्णयात्मक जो निर्णय लेने वाली एक भूल बताया गया और उसे केवल दंड के रूप में उसे सेवा से मुक्त कर दिया गया। उसे किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन का यह एक उद्देश्य था कि पंजाब में हुए जो अन्याय था उसका भरपाई करना, न्याय देना। इसके बाद खिलाफत समस्या का समाधान। जो खिलाफत समस्या थी, जो टर्की के सुल्तान के साथ में जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा था, उसे बंद करना, उसके खलीफा के पद को सुरक्षित रखना। तो इस प्रकार से खिलाफत समस्या का समाधान चाहते थे और इस प्रकार और अन्य एक लक्ष्य था स्वराज्य की प्राप्ति। भारतीय अपना शासन चाहते थे, स्वशासन चाहते थे। तो ये तीन उद्देश्य को लेकर असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। तो असहयोग आंदोलन आरंभ करने से पहले देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अधिवेशन पहले कलकत्ता में किया था। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस ने एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसमें असहयोग आंदोलन को आरंभ करने का निर्णय लिया गया और इसमें सी आर दास, बिपिन चंद्र पॉल, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय तथा अध्यक्ष इसके उस समय जो थे वो लाला लाजपत राय ने विरोध किया था और 11 मतों के अंतर पर यह आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। फिर नागपुर का अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ। नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को भारी बहुमत से स्वीकृति मिल गई और कुछ परिवर्तन के साथ में उसके कार्यक्रम को भी स्वीकार कर लिया गया। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे? तो असहयोग आंदोलन के दो प्रकार के कार्यक्रम थे। कार्यक्रम दो प्रकार के थे, एक था निषेधात्मक कार्यक्रम, दूसरा था रचनात्मक कार्यक्रम। निषेधात्मक कार्यक्रम का मतलब है बहिष्कार। तो बहिष्कार यूँ कहेंगे अंग्रेज और अंग्रेजों से संबंधित हर एक चीज़ों का बहिष्कार। इस प्रकार से देखेंगे, जैसे एक हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, सरकारी उपाधियों तथा सरकारी पदों का परित्याग करना, विदेशी वस्तुओं तथा शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना, सरकार को किसी भी तरह से सहयोग न करना, सत्याग्रह तथा हिंसा के पथ पर चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। तो इसमें वही था कि सरकारी उपाधियों का त्याग था, विदेशी माल का बहिष्कार था, अदालत, सरकारी नौकरियों, व्यवस्थापिका सभाओं के निर्वाचन का बहिष्कार करना था, सरकारी विद्यालयों का, शिक्षण संस्थानों का त्याग था, सरकारी हकुमों या उनके सम्मान में आयोजित जो जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं वहाँ न जाना था, मजदूर, बाबू, फौजी, कर्मचारी आदि द्वारा जो मेसोपोटामिया में भर्ती किया जाता था उस भर्ती से इनकार करना। तो ये सब निषेधात्मक कार्यक्रम थे। और रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देना, कताई, बुनाई और जुलाहों के हाथों से बना हुआ कपड़ा का प्रयोग करना, फिर उसका प्रसार भी करना, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। तो ये सब रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत था। तो आंदोलन की प्रगति कैसे क्या हुआ? तो इसमें देखिएगा, इसमें
शॉर्टकट में है। और इसके थोड़ा यहाँ पे देखिए नेतृत्वकर्ता भी है, पहले मैं उनका नाम दे देता हूँ। नेतृत्वकर्ता के अंतर्गत चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, सीतारामैया, तो ये सब प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो असहयोग आंदोलन की प्रगति क्या थी? तो सबसे पहले, जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी गई जो नाइटहुड की उपाधि उन्होंने त्याग दिया था। ठीक इसी प्रकार से जैसा कि कार्यक्रम में यहाँ पे लिखा ही गया है, निषेधात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी उपाधियों का त्याग करना। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी गई केसरी हिंद की उपाधि क्या कर दी? त्याग दी। इनको, महात्मा गांधी को यह उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार ने दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब युद्ध हो रहा था तो घायल सैनिकों को मदद करने का महात्मा गांधी ने जो है काम किया था। एम्बुलेंस व्यवस्था के माध्यम से गांधी जी ने काम किया था। तो इस कारण से उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी और इसका उन्होंने क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे बहुत प्रसिद्ध नेताओं ने, जो कि वकील थे, अपनी जमी जमाई इन्होंने वकालत क्या कर दी? त्याग दी, छोड़ दी और आंदोलन में ये लोग सम्मिलित हो गए। देश के विद्यार्थियों और युवा वर्ग में भी उत्साह की एक नई लहर उठी। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज का परित्याग करना आरंभ कर दिया। तो ये तो है कि इन्होंने स्कूल कॉलेज का तो परित्याग कर दिया, फिर इनके लिए क्या करना है? इनके लिए स्कूल कॉलेज की आवश्यकता थी। तब क्या हुआ? उनकी शिक्षा के लिए काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बंगला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, मुस्लिम विद्यापीठ तथा राष्ट्रीय कॉलेज लाहौर जैसे अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की क्या की गई? स्थापना की गई, ताकि वो जो बच्चे जो सरकारी स्कूल को त्याग दिए हैं, विद्यार्थी सब, युवा जो छोड़कर स्कूल छोड़ दिए हैं, उन्हें फिर से उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ये सभी शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उनको भी अंग्रेजी सरकार की नौकरी मिली थी, लेकिन उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और उसी समय बंगाल नेशनल कॉलेज बना था, एक राष्ट्रीय कॉलेज था। तो यहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल, प्राचार्य के रूप से काम करना इन्होंने आरंभ किया था। ठीक इसी प्रकार से तिलक स्वराज फंड के द्वारा लाखों रुपए जमा किए गए, सभी लोगों ने अनुदान दिए और ताकि इस आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना सके। बसंती देवी, सरोजिनी नायडू, उर्मिला देवी, हेमप्रभा मजुमदार जैसे महिला नेत्रियों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोगों ने विदेशी दुकानों पर धरना दिया। ऐसा कहा जाता है कि 1921 में कांग्रेस के बेजवाड़ा अधिवेशन में 1 करोड़ रुपए एकत्र करने का निश्चय किया गया और वह भी शीघ्र ही क्या किया गया? इकट्ठा किया गया था। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तिलक स्वराज फंड जैसा। 1921 तक गांधी जी को छोड़कर लगभग सभी कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी थी और लगभग 40,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी इस समय अंग्रेजी सरकार ने किया था। और आंदोलन का स्थगन, तो आंदोलन आंदोलन का रूप जो है व्यापक रूप ले चुका था। आंदोलन, सरकार आंदोलन की तीव्रता से व्याकुल हो गई थी। उसने इसे कुचल देने का निश्चय किया था। जुलूसों, सभाओं पर पुलिसों का लाठी प्रहार होने लगा। हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। जगह जगह पर हिंसात्मक घटनाएं भी घटी, लेकिन ये एक हिंसात्मक घटना जो कि चौरी चौरा की घटना या चौरी चौरा का कांड के नाम से जो जाना जाता है, यह घटना संपन्न हो गई 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक एक पुलिस थाने में एक हिंसात्मक घटना हो गई। तो आंदोलनकारियों ने क्या किया? 21 पुलिस वालों तथा एक सब इंस्पेक्टर को थाने में जिंदा जला दिया। तो इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने
असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया 12 फरवरी 1922 ईस्वी में। तो गांधी जी ने स्वयं अनुभव किया कि उन्होंने ऐसा करके एक हिमालय जैसा भारी भूल किया है, पर बाद में कुछ नेताओं ने गांधी जी के इस निर्णय को बुद्धिमत्तापूर्ण बताया। खैर, तो आगे चलकर इस घटना के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अहमदाबाद के एक न्यायालय में उन पर मुकदमा चलाया गया। इसमें गांधी जी ने जो बयान दिया था वह एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक परतंत्र राष्ट्र की जनता का यह अधिकार है कि वह अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करे। यदि मुझे छोड़ दिया जाएगा तो मैं पुनः वही कार्य करूंगा जिसके लिए मुझे गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 6 वर्ष का जो है कारावास दंड दिया गया, पर उनका जो स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण से उन्हें कारावास की अवधि पूर्ण होने से पहले ही उन्हें छोड़ दिया गया। 5 फरवरी 1924 को उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये है असहयोग आंदोलन। तो हमारा जो यहाँ पे जो मूल टॉपिक है वो असहयोग आंदोलन तथा कृषक आंदोलन। इसको देखिएगा। इस आंदोलन के दौरान भारतीय कृषकों ने अपनी समस्या को लेकर आवाज़ उठाना उन्होंने आरंभ कर दिया था। तो बंगाल में देखेंगे मिदनापुर, पावना, कुमिल्ला, राजशाही, बीरभूम, रंगपुर, दिनाजपुर, बांकुड़ा जैसे अनेक क्षेत्रों पर इस आंदोलन में कृषकों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में अनेक कृषकों ने इस आंदोलन में भाग लिया। नेता इस समय कौन थे? तो इस समय नेता कौन थे? तो वीरेंद्र, यहाँ पे देखिए, वीरेंद्रनाथ सांसल मिदनापुर से, सोमेश्वर चौधरी राजशाही से, जितेंद्र लाल बैनर्जी बीरभूम से। बिहार के कृषकों ने भी इस आंदोलन पर भाग लिया। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, मधुबनी आदि स्थानों में कृषकों ने लगान देना बंद कर दिया था और कई जगहों पर पुलिसों के साथ उनकी झड़पें भी हुई थी। इस संयुक्त प्रांत में देखेंगे किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने किया था। 1918 ईस्वी में रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में किसानों का नेतृत्व उन्होंने किया और जमींदारों के साथ में उनका संघर्ष हुआ। आंदोलनकारियों का संघर्ष हुआ। जमींदारों के घरों को आग में झोंक दिया गया था। अयोध्या किसान सभा जवाहरलाल नेहरू ने 1920 ईस्वी में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों की जो हिंसात्मक प्रवृत्ति है या जो हिंसा कर रहे थे आंदोलन के दौरान, उन्हें रोकने का काम किया था अयोध्या किसान सभा ने। किसके नेतृत्व में? तो जवाहरलाल के नेतृत्व में। तो एक आंदोलन 1921-22 ईस्वी में हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, बहरोज में हुआ था। ये भी एक कृषक आंदोलन था। आगे चलकर इसी चैप्टर में हम लोग इसे पढ़ेंगे। मादरी पासी, सोहराब के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। और चौरा चौरी की घटना हम लोग को पता ही है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंतर्गत चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन में यहाँ के कृषकों ने आंदोलन के दौरान 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। इससे गांधी जी दुखी होकर इस आंदोलन को उन्होंने वापस लेने का निर्णय लिया था। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी यह आंदोलन हुआ। आंध्रा के कृषकों ने गुंटूर में आंदोलन किया। जाट और अकाली कृषक पंजाब से, वहाँ पे भी आंदोलन हुआ था। उड़ीसा के कृषकों ने भी इस आंदोलन पर बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो यही था आज का हमारा टॉपिक।